हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अकबर प्रशासक हो गया था बता। कुछ बच गया था ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ बचा था ना अकबर में? नहीं बचा? अकबर अभी मरा नहीं, मार तो दिया ही था। हाँ मार तो दिया था ना, जहांगीर को ले दिया है। मार क्यों हत्यारे बन रहे हो सुभाष को? इसको खोल दे। ये हो गया था सब धार्मिक नीति, टंकड़ और अकबर के दौरान कला की बात करें। अकबर मर गया है, उसके घरे हुए कारने बच्चे हुए, वो बच्चे हुए कारने पड़ गए। अकबर को तो मार दिया था, उसी दिन मार दिया था। नहीं मैं होता तो मार ही देता है, नहीं था उस समय। अच्छा है, देखो हम लोग पढ़ रहे थे ना प्रशासनिक कुछ कार्य पढ़ रहे थे, प्रशासनिक कार्यों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था ना मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में हम लोग ने कुछ बातें की थी, उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, मनसबदारी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम जो था, मनसब का मतलब क्या बताया था हमने आपको? रैंक होती है, पोजीशन होती है, या पद को हम लोग मनसब कहते हैं। ठीक है, और मनसबदारी सिस्टम में दो डिवीजन होते हैं। जब भी किसी को मनसबदारी दी जाती है तो उसकी जात और सवार के हिसाब से उसको मनसबदारी प्रोवाइड की जाती है। जात और सवार का मतलब या तो पैदल सैनिक होंगे या फिर घुड़सवार होंगे, है ना। तो पैदल सैनिक और घुड़सवार इन दोनों के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है। इसी डिवीजन के अंदर हम लोग रैंक डिवाइड करते थे। लाइक 10 से लेकर 5000 तक की रैंक अकबर के समय में लोगों को दी जाती थी, है ना। तो अब हम तो ही हैं, यहीं तक का पड़ा बाहर बैठ जाए। समझ आएंगे, समझ आओ, ठीक है।
दंड दे दंड मिलेगा, बीरबल का दंड मिलेगा। उनका तैयार है, उनका तैयार है। चलो, कोई है क्या बात? आवाज नहीं सुना? चलो ठीक है। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी में रैंक 10 से लेकर 5000 तक डिवाइड करते हैं और 10वीं रैंक सबसे नीचे तबके के मनसबदार को दी जाती थी। ठीक है, 10वीं रैंक का मतलब ये नहीं है रैंक होल्डर बन के 10वीं रैंक ले आए तो टॉपर हो गए, है ना। यहाँ पे 10वीं रैंक किसकी होती थी? सबसे नीचे तबके के ऑफिसर की होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उसके पास मात्र 10 सिपाही हुआ करते थे। ठीक है, 5000 की रैंक सबसे ऊपर हुआ करती थी क्योंकि उसके पास 5000 सिपाहियों की एक सेना होती थी। ठीक है, और उन 5000 के सिपाहियों की सेना के अंदर घुड़सवार और जात दोनों तरीके के लोग देखने को मिलते थे। ठीक, और 5000 की रैंक से भी ऊपर पोजीशन किसको दी गई थी? मान सिंह को दी गई थी। मान सिंह को नौरत्नों में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है? और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नौरत्न माना जाता है उनको। एक नौरत्न और है, कौन? बीरबल है, जिनके बारे में आज चर्चाएं करनी है ना। तो उसके लिए सब तैयार हो गए आप लोग? नहीं होगे तब तो तैयार करवा देंगे, 2 दिन का गैप मिल गया। ठीक है, तो वो बात कर रहे थे लोग मनसबदारी में जात और रैंक अगर आपसे अलग से पूछ भी ले, जात का वर्ड अगर लिखा हुआ आ जाए तो जात में कौन से सिपाही शामिल होते थे? तो ध्यान रखिएगा, पैदल सिपाही जात के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, सवार में घुड़सवार उसके पार्ट हुआ करते थे। तो मनसबदारी बेसिकली इसी से रिलेटेड था। मनसबदारी के बाद हम लोग ने उनकी धार्मिक नीति पढ़ी थी। धार्मिक नीति के अंदर बहुत सारी आलोचनाएं कर चुके थे हम लोग। ठीक है, दीन इलाही से लेकर डिग्री ऑफ इनफेलेबिलिटी तक हम लोग ने बात की थी, तो बहुत सारी चर्चाएं वहां हो चुकी थी। उसके बाद में इनके टंकड़ या फिर जो भी नौरत्न है उनके बारे में भी बात कर चुके थे। अब इनके नए टॉपिक को हम लोग को देखना है। उसके अंदर जो पार्ट आता है वो है कला का। ठीक है, कला मतलब आर्ट फॉर्म आती है। आर्ट फॉर्म में अकबर किस तरीके का था, कुशल था, कैसा था? अकबर को अगर मैं किसी आर्ट फॉर्म में रखूं तो क्लास उसमें लगा दो, इसमें व्यवस्था कर दें। अच्छा, क्लास के बाद करवा देना, 5 मिनट लगेगा मुश्किल। मतलब किसी समय आ सकते हैं, बोले जो प्रोग्राम व्यवस्था है वो इस क्लास में लगवा दें। अच्छा, ऐसा है। हाँ, उसको उधर वाले क्लास चलो बस डिस्टर्बेंस बहुत हो गई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, देखो अकबर की चित्रकला या कला पेंटिंग वगैरह की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें अकबर को निपुण माना जाता है ना। तो बात करें जैसे जहांगीर को पेंटिंग के उसमें माना जाता है, और अगर शाहजहां की बात करें तो वास्तुकला में माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अकबर की जब भी बात होती है तो अकबर को आप किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि वो पेंटिंग के लिए पॉपुलर है या फिर वास्तुकला के लिए पॉपुलर है, ऐसा किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। अकबर की जब बात होती है तो उसको कला और वास्तुकला दोनों का ही श्रेय जाता है, क्योंकि उसने दोनों चीजों को अपने समय में पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश की है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन किए गए आपके सामने। ये वही एग्जाम्पल सामने मेंशन है जिसको बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कई बार ये रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चंस आए हैं, और 1-2 टॉपिक इसमें वो भी दिए गए जिनकी संभावनाएं है कि आगे ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला चीज देख लीजिएगा, हजनामा। हजनामा जिसमें लगभग 1200 पेंटिंग शामिल थी, ये इन्हीं के समय में। ठीक है, हजनामा किसके समय में लिखी गई थी? एक कृति है पूरी की पूरी, कह सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर 1200 पेंटिंग का वर्णन किया गया, और ये 1200 की 1200 पेंटिंग किसके समय काल की है? सब अकबर के शासन काल की है। नाम याद रखिएगा, हजनामा के अंदर इसको मेंशन करके बताया गया। 1200 टाइप्स ऑफ पेंटिंग यहाँ पे दी गई। इसी तरीके से जब जहांगीर की बात होती है तो जहांगीर के समय काल के अंदर 1200 को आप मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए
12,000 तरीके की पेंटिंग्स उसके शासनकाल के अंदर देखने को मिलती हैं। और वो बात बोलता था कि कौन सी पेंटिंग किस तरीके की बनी हुई है, कहाँ किस चित्रकार ने किस पेंटिंग को बनाया है, और अगर एक पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक किसी व्यक्ति की बनी हुई है तो उसके अंदर किसने आंख बनाई है, किसने उसकी नोज बनाई है, किसने उसकी आईब्रो बनाई है, वो अलग अलग व्यक्ति को नाम लेके बता देता था कि इस व्यक्ति ने इसको बनाया। ठीक है, तो उसको पेंटिंग की इतनी ज्यादा जानकारी थी, इसलिए उसको बोला जाता है पेंटिंग का मास्टर। तो कला के फॉर्म में अगर हम लोग इनको देखें, अकबर की बात करें तो हजनामा में 1200 पेंटिंग्स का वर्णन यहाँ पे किया गया। ठीक है, यहाँ पे पुर्तगाली लोगों का आपको पता ही है किस तरीके का कांटेक्ट रहता था मुगलों के साथ में। ये वो ज्यादा तब बढ़ गया था जब हम लोग बात करते हैं किसकी, हुमायूं के काल के दौरान। हुमायूं के काल के दौरान बहुत सारे आपसी स्ट्रगल देखने को मिले थे शेरशाह की वजह से, या फिर जो आपके गुजरात के सुल्तान थे उनकी वजह से। पुर्तगाली गोवा या फिर गुजरात ऐसी जगहों पे काउंटर करके अटैक करके उसको जीत चुके थे, है ना। लेकिन आगे हुआ क्या था, हुमायूं ने उनके साथ में संबंध को अच्छा करने के लिए क्या करा था, उससे टेरिटरी के फॉर्म में एक डील की थी जो बिजनेस डील थी, जिसको आगे अकबर ने और मजबूत कर दिया। तो पुर्तगालियों के संबंध अगर पूछे जाए कि मुगलों के साथ में कैसे थे, तो संबंध लगभग बेसिक पैरामीटर पे अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड थे। आगे चल के जो लेटर मुगल्स थे, या फिर हम लोग अगर औरंगजेब से भी बात करना शुरू करें तो औरंगजेब के समय से तमाम विदेशियों से संबंध बिगड़ना शुरू हो गए। ठीक है, उससे पहले मुगलों के संबंध सबके साथ में बेहतर हैं और अच्छे हैं। ठीक, तो ऐसे पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो इनके दरबार में जो पुर्तगाली पुजारी थे उनके द्वारा यूरोपीय चित्रकला शैली की शुरुआत की गई। पुर्तगाली जो पुजारी हैं वो किस तरह की शैली बना रहे होंगे, या पुजारी वर्ड मेंशन कर दिया गया, तो मतलब धार्मिक पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, जो भी पुर्तगाली लोग होंगे अपने मानने वाले जो भी ईश्वर होंगे, उन ईश्वर की भी यहाँ पे पेंटिंग्स को ड्रॉ किया करते थे। ये मत समझिएगा सारे पुर्तगाली सिर्फ ईसाई ही थे। ठीक है, इस बात को दिमाग के अंदर बैठाने की जरूरत नहीं, सारे पुर्तगाली ईसाई नहीं थे। पुर्तगालियों में कुछ हिस्सा ईसाई का भी था और कुछ हिस्से ऐसे भी थे जो मूर्ति पूजक भी थे, जो भारत के अंदर भारत की संस्कृति के साथ जुड़ के रहना शुरू कर दिया। तो वेस्टर्न इलाके में बहुत मूर्ति पूजा होती थी, इतनी भारत में नहीं होती थी जितना वेस्टर्न एरियाज में होती थी। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का गढ़ माना जाता था वेस्टर्न इलाका, इतना ज्यादा। आप चाहे अरब की बात कर लें, जितना भी अरब इलाका है, या फिर आप पश्चिम में और चले जाए, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं की भी बात कर लें, सब मूर्ति पूजा का गढ़ माना जाता था वहां की सभ्यताओं की वजह से। ठीक है, भारत के अंदर तो मूर्ति पूजा बहुत बाद में आई। ठीक, मूर्ति पूजा की बात करें, अगर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे तो मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, ना टेम्पल्स मिलते हैं किसी भी तरीके का, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसी चीजें वहां देखने को नहीं मिलती। लेकिन उस समय में भी, उस दौरान भी वहां पे क्या होता था, मूर्ति पूजा को देखने को मिला करता था। तो ये पुर्तगाली उसी से इंस्पायर्ड थे, तो बहुत सारे लोग अभी भी मूर्ति पूजा करते थे। इन्होंने आके यहाँ पे अकबर के शासनकाल के दौरान उस तरीके की मूर्तियां वगैरह स्टैब्लिश की और बनाई। ठीक है, इनके दरबार के दो इंपॉर्टेंट चित्रकार जसवंत और दासवान, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग्स में बहुत बार आया। इसको बार बार इसलिए पूछा जाता है कि जहांगीर के चित्रकारों से आप देखते हैं कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो 4 जहांगीर के दे देगा और आपको ऐसे 2 उठा के अकबर के समय के चित्रकार दे देगा। तो इनके समय के 2 प्रमुख चित्रकार, और इन्हीं की बात बार बार होती है। कहने को तो 8-10 चित्रकार है जो बार बार टाइम में देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इन 2 चित्रकारों के बारे में बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है, जसवंत और दासवान। ये दोनों सबसे प्रसिद्ध थे और इनसे बोला जाता है कि अकबर ने पेंटिंग्स भी सीखी थी। ठीक है, तो अकबर इनसे पेंटिंग भी सीखा करता था, तो इसको याद रखिएगा। इनके दरबार में फारसी कवि अबू फजल और उसका भाई अबू फैजी है, तो बता चुका हूं मैं आपको, बस ये आगे के नाम ऐड कर लीजिएगा। तारिक अल्फी है, कुतबी है और नजीर है। कुतबी वो राइटर है जिसके लिखे हुए प्रमाणिक स्रोत आज के समय में भी यूपीएससी के एग्जाम के अंदर मान्य माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुतबी की राइटिंग्स को बोला जाता है कि वन ऑफ द परफेक्ट राइटिंग एट द टाइम। इस किसी भी दौरान में उस समय में जो भी शासक लिखा करते थे, जैसे बात करो अगर अबू फजल और फैजी की, दोनों भाई हैं और दोनों अकबर के नौरत्नों में शामिल है, तो अकबर की तारीफें ही लिखी होंगी, है ना। तो अकबर की तारीफें या प्रोत्साहन ही बार बार इसके अंदर देखने को मिला होगा।
लेकिन उतबी एक ऐसा राइटर था जहां क्रिटिसाइज करना होता था वहां क्रिटिसाइज भी करता था, और जहां सही लिखना होता था वहां सही भी लिखता था। तो इसकी जो अप्रोच है वो बैलेंस्ड दिखाई गई है। ये आप लोगों को अपनी आंसर राइटिंग में भी करना होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसी वजह से कि उतबी को जब यूपीएससी वाले मान लेते हैं तो क्यों मानते हैं, उसकी बैलेंस्ड अप्रोच की वजह से मानते हैं। इस बंदे ने कुछ बैलेंस्ड अप्रोच को लिखा हुआ है। कई सारी एनसीईआरटी की जो किताबें लिखी गई, जैसे सतीश चंद्रा ने अपनी किताब के अंदर रेफरेंस लिया है कई बार उतबी का, कि उतबी के द्वारा ऐसा बोला गया था, और उस रेफरेंस को एनसीईआरटी में जब मेंशन कर दिया गया है तो आप समझ लो अगर वहां से कोई क्वेश्चन बनेगा तो एनसीईआरटी वाले उसको क्या सही मानेंगे कि हाँ ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी की भी राइटिंग को इतना ज्यादा भाव एनसीईआरटी में नहीं दिया है। राइटर्स के बारे में लिखा जरूर है, लेकिन आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर एक वाक्य जरूर ऐड हो सकता है, जो हो सकता है वाला वर्ड है वो ऐड जरूर है उसके अंदर, ठीक है। तो हो सकता है और राइटर्स के साथ में लिखा गया, लेकिन जब उतबी को लिखा गया तो ऐसा ही हुआ था। इस तरीके से शब्दों का फेरबदल, तो ध्यान रखिएगा। अबू फजल, अबू फैजी, तारिक अल्फी, उतबी और नजीर, ये इनके दरबार में कवि थे जो कविताएं वगैरह किया करते थे, और जितनी भी कविताएं इनके समय के दौरान मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी। तुलसीदास पता ही है आपको, इनके दरबार में हुआ करते थे, और तुलसीदास को बहुत ही प्रयास किया था इन्होंने अपने 9 रत्नों में शामिल करने का, काफी समय कोशिश करते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली तुलसीदास ने इस बात को लेकर मना कर दिया, क्योंकि तुलसीदास क्या थे, संत थे, ठीक है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन जब पढ़ोगे तो उसके अंदर भक्ति आंदोलन में देखोगे कि तुलसीदास जो नॉर्दर्न इंडिया है या उत्तरी भारत है उसके सबसे बड़े संतों में से एक संत माने जाते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास का जिक्र आएगा बाद में, इनको डिटेल में पढ़ना ही है हमको। तो इन्होंने रामचरितमानस जो है लिखी थी, यहाँ पे हिंदी के अंदर ये पूरी की पूरी थी। तो इनकी रामचरितमानस आज भी पॉपुलर है, आज भी हम सब पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक। इसके बाद में अकबर ने कई संस्कृत रचनाओं, ऐसा नहीं है कि उसके दरबार के अंदर फारसी भाषा का उपयोग होती थी, है ना, फारसी भाषा को ही प्रोटेक्ट किया जाता था, फारसी ही दरबार की भी भाषा थी। चाहे दिल्ली सल्तनत हो जाए, चाहे यहाँ पे मुगलों की सल्तनत हो जाए, सबकी कौन सी थी, फारसी भाषा ही इंपॉर्टेंट भाषा थी। तो अब ये लोग संस्कृत के जितने भी कार्य होंगे उनको फारसी में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो संस्कृत के जो भी कार्य थे उन सबको फारसी में पहले ट्रांसलेट करना शुरू किया, और ये सब करते थे। जितने रूलर्स आते थे जिनका थोड़ा बहुत भी आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान होता था, वो क्या करते थे, पुरानी किताबों को समझने के लिए या धर्म को, धार्मिक स्थिति समझने के लिए सारी पुरानी चीजों को ट्रांसलेट करवा देते थे, ठीक है, अपनी भाषाओं में। तो इन्होंने फारसी में करवाया, फारसी जनता भी जानती थी तो जनता तक पहुंचाना आम भी हो जाता। इस तरीके से इन्होंने ये ट्रांसलेशन कराया, ठीक है। इस उद्देश्य से इन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना का मतलब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मकतब का मतलब होता ही है कि चिट्ठी विट्ठी जो होते हैं या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ही मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो मकतब खाना जो फतेहपुर सीकरी है या अनुवाद ब्यूरो, जिसको आप लोग हिंदी में कह लो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, इंग्लिश में कह लो, उसका यहाँ पे क्या करवाया था इन्होंने, निर्माण करवाया था। और ये काफी समय तक पॉपुलर था। फतेहपुर सीकरी में आज भी एक जगह है जो मकतब खाने के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मकतब खाना वहाँ पे आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी में। बताया था ना एक फोर्ट है, फोर्ट के अंदर मस्जिद बनी हुई है सर्कमफ्रेंस में, उसी के पास में एक मकतब खाना भी है, जिस मकतब खाना में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होता था। दरबार में लोग सिर्फ इसलिए बैठते थे कि उन्हें ट्रांसलेशन करना होता था, ठीक है। रज्मनामा क्या है, ये महाभारत का फारसी में अनुवाद, ठीक है। तो ये फारसी में अनुवाद दिया हुआ है, तो कभी पूछ लेता है आपसे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है, तो क्या है, रज्मनामा, ठीक है। रज्मनामा महाभारत को ही बोला जाता है। अकबर काल को लोकप्रिय रूप से फारसी साहित्य का पुनर्जागरण करने के लिए अकबर को ये क्रेडिट मिला है, ठीक है। फारसी साहित्य जैसी कोई भी चीज भारत के अंदर, साहित्य कोई भी चीज कब कहलाती है, आप हिंदी साहित्य एज एन ऑप्शनल पढ़ते हो ना, तो हिंदी साहित्य जब आप तो तुम नहीं पढ़ते हो, अवसर पढ़ते, कुछ लोग पढ़ते हैं। फारसी साहित्य एज एन ऑप्शनल मतलब नहीं है आपके सब्जेक्ट में। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज नहीं है हमारे यहाँ की, ना जानी जाती। हिंदी साहित्य रखा गया, सिर्फ हिंदी भी रख सकते थे, साहित्य क्यों ऐड किया गया इसमें, क्या है साहित्य का मतलब, बताओ ऑप्शनल वालों। हिंदी साहित्य किसका है, साहित्य का क्या मतलब होता है, कौन बनता है हिंदी ऑप्शनल का। अब एक दूसरे की तरफ होंगी, ये वाला तो था,
ये था ही ना, तो क्या हो गया? साहित्य का क्या मतलब है बताओ? सिर्फ सोच लिया हिंदी साहित्य लेंगे, सबने बदल दिया, सोशोलॉजी ले लिया होगा। साहित्य लिटरेचर किस चीज को कहते हैं? जब आप किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करते हो, ठीक है, जब किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करते हो, उसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हो, और वो रिसर्च पता क्या होती है? आप उसके चारों आयाम पढ़ लो, ठीक है, एक आयाम ना पढ़ो सिर्फ और सिर्फ, चारों आयाम जब आप किसी भी चीज के पढ़ लेते हो तो वो साहित्य का पार्ट हो जाता है। अब आप कोई भी सब्जेक्ट नॉर्मल फॉर्म में, अगर मैं आपको इतिहास पढ़ाऊं तो इतिहास के अंदर हम साहित्य की बात नहीं करते, हम तब इसके साहित्य की बात करते हैं जब हम कला एवं संस्कृति को इसमें ऐड कर देते हैं, उससे पहले तो बात नहीं करते ना, तब तो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री चलती रहती है, राजा आए गए, प्रशासन की बात होगी, ऐसे ही होता। तो अभी तक तो साहित्य नहीं है, लेकिन जब इसमें आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति ऐड कर दो तो एक साहित्य का पार्ट ले लेगा ये। तो जब आप उसके तमाम आयामों को कवर करते हो तो वो साहित्य का पार्ट होता है। अब साहित्य के अंदर कला भी आ सकती है, वहां का कल्चर भी आ सकता है, वहां की वास्तुकला भी आ सकती है, कुछ भी उसके अंदर आ सकता है, मतलब डेप्थ आप उसके अंदर रिसर्च करते हैं। फारसी की ये रिसर्च जो थी पहले होती थी, लेकिन भारत के अंदर इसका कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि भारतीयों की कॉमन भाषा भी ये नहीं थी। लेकिन मुगलों के समय में यहाँ पे फारसी भाषा का अगर पुनर्जागरण हुआ और उसके साहित्य में पुनर्जागरण हुआ तो वो अकबर के समय के दौरान हुआ है। बस यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अकबर ने इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज बना दिया था। अब आप सोचो, अगर आप लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम की किताब है, या फिर और भी पॉपुलर किताबें आप मान लो, इंडियन इकोनॉमी वगैरह की, रमेश सिंह वगैरह, नितिन सिंघानिया, इन सबको हिंदी इंग्लिश में बंद करके मैं फारसी में बोल दूं, चलो आज से सब फारसी में चलेंगे, भाषाएं खत्म कर दें, हिंदी इंग्लिश की नहीं चलेगी, हिंदी इंग्लिश में, ठीक, और नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया तो आप लोग क्या करोगे? फारसी में जाके पढ़ोगे, उसके लिए फारसी सीखोगे, और फारसी सीख के भी फारसी में उसको पॉपुलर बनाओगे। तो अकबर ने यही किया अपने समय के दौरान, बोले फारसी को पॉपुलर कैसे बनाया जाए, जितनी इंपॉर्टेंट किताबें या पुस्तकें हैं, जो भी वर्क है, सबको फारसी में करवा दो। लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट समझ के इसको सीखेंगे और सीख के इसी में पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो ऐसी चीजें होने लगी। भगवान ना करे फारसी भाषा आए आप लोग के लिए, इतनी तो झेली नहीं जा रही है, फारसी और आ जा, फिर फारसी सीखो पहले बैठो, हाँ, बड़ा खतरनाक चीज हो जाएगी आप लोग। वास्तुकला की बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग, आर्किटेक्चर है इनके समय का, क्या क्या चीजें बनी है, कौन कौन सी चीजें बनी है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, एक दीवाने आम है और एक दीवाने खास, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास दो डिपार्टमेंट समझ लीजिए, जो पहले डिपार्टमेंट्स बनते थे। इन डिपार्टमेंट्स को बनाया गया था एक दीवाने आम के नाम से और एक दीवाने खास के नाम से, ठीक है। ये दीवाने आम का मतलब होता है आम जनता की बात हो रही है, ठीक है, तमाम पब्लिक की बात हो रही है। तो जब भी कोई पॉपुलर डिस्कशन होता था किसी भी टॉपिक के ऊपर, मतलब बिल पास करना है, ठीक है, कोई भी बिल पास करना होता था, तो बिल पास करने के लिए दीवाने आम में तमाम लोगों को इन्वाइट किया जाता था। बोला जाता था कि हम जजिया हटाने वाले हैं, बताइए आप सबकी क्या राय है इस पे, ठीक है। तो दीवाने आम में क्या होता था? डिस्कशन होता था, सब बोलते थे हाँ जजिया हट जाना चाहिए, मैक्सिमम अगर पॉपुलेशन बोल देती कि चलो जजिया हट जाना चाहिए, तो उस बात को लेकर फिर डिस्कशन कहाँ होता था? दीवाने खास के अंदर होता था, ठीक है। तो दीवाने खास में जाके लोग इस बात पे डिस्कशन किया करते थे। ये चीजें आप लोग वर्ड हिस्ट्री में बहुत पढ़ोगे, वर्ड हिस्ट्री में इन सब चीजों की बहुत जगह दी गई है। आप जब भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो वहां पे रूलर डायनेस्टी यही सब चलता रहता है और शासकों की ज्यादा मान्यता देखने को मिलती है। जनता तो हमें ऐसे देखने को मिलती है, कोई छोटा सा बच्चा हाथ पकड़ के बस सड़क पार करा रहा है, तो जनता को हम लोग पूरे के पूरे दौरान यही देखते हुए आए। लेकिन जब भी आप विदेशी इतिहास पढ़ोगे या फॉरेन हिस्ट्री पढ़ोगे, जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कई सारे मूवमेंट्स पढ़ोगे, है ना, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर 1-2 के अंदर क्या क्या रोल रहे कंट्रीज के, तो ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वहां की जनता रूलर्स होने के बावजूद रूलर्स के ऊपर पैसिफाई करती थी, ठीक है, और वो जो चाहती थी वैसे डिसीजन को मैनिपुलेट करना चाहती थी। नहीं होता था तो उसके पास में बहुत तरीके होते थे वैसा करवाने का, ठीक है। भारत के अंदर ये कोशिशें बहुत लेट शुरू हुई, जब हाथ से बहुत सारी चीजें निकल चुकी थी। सोने की चिड़िया बोला जाता था हमको, जब सोने की चिड़िया हम नहीं बचे
तब जाके क्रांति पैदा हुई हमारे अंदर। वहां के लोगों ने उनको पहले ही संभाल लिया, पहले ही वो मूवमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले ही हो चुकी थी, तो पहले होने की वजह से वहां पे ये सब चीजें देखने को मिलती। तो यहाँ पे जितने भी दीवाने आम या दीवाने खास का जो भी डिस्कशन देखने को आपको मिलता है, वो दीवाने आम के अंदर बात हो रही है कि पॉपुलर जनता है, जनता को बुलाइए, जनता के बीच में डिस्कशन कीजिए, इस तरीके का कोई बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक जो भी सहमति होगी उसके ऊपर सोचा जाएगा। अभी भी सोचा जाएगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और वो सोचेंगे कहाँ बैठ के? दीवाने खास के अंदर। दीवाने खास जो था बेसिकली ये एक प्राइवेट हॉल था, निजी हॉल जिसको कहते हैं, ये उन्हीं के लिए था सिर्फ और सिर्फ जो लोग यहाँ पे क्या करते थे, उच्च अधिकारी की रैंक पे बैठा करते थे। मतलब मनसबदारी की उच्च रैंक के ऊपर अगर कोई बैठा हुआ है या फिर दरबार के कुछ उच्च रैंक के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते थे वो दीवाने खास के अंदर बैठ के अपने डिसीजन सुनाया करते थे, ठीक है। अगेन फिर फाइनल डिसीजन किसका होगा? राजा का ही होगा, अकबर का ही होता। तो ये दो चीजें हैं। बाकी फतेहपुर सीकरी तो बता चुका था मैं आपको, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के अंदर मस्जिद कोना वगैरह वाली बात सब बात हो चुकी थी, वो सब हम लोग ने देख लिया था। फतेहपुर सीकरी, फतेह का मतलब जीत होती है, देखिए विजय से होता है, तो इसने अपने शहर को बसाया इसीलिए था क्योंकि उसको विजय का शहर नाम देना चाहता था। इसने उसको कैंपेन करके जीता था और जीतने के बाद में राजधानी का एक फॉर्म दिया था, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे महल सह किला परिसर, इस चीज को याद रखिएगा, महल सह किला परिसर, ठीक। क्या है ये? इस परिसर, जो भी ये परिसर, इसमें गुजरात या बंगाली जो अलग भाषाएं हैं, उस भाषाओं में या उन शैलियों में बनाई गई बहुत सारे कल्चर या फिर वास्तुकला की चीजें देखने को मिलती है। मतलब कोई ऐसा पिलर बनाया गया उस पूरे एरिया के अंदर जहाँ पे आपको गुजराती शैली में लिखा मिलेगा, बंगाली शैली में लिखा मिलेगा, और कई जगहों पे तो ऐसा भी देखने को मिलेगा जो राजस्थान के अंदर राजपूत वगैरह थे, तो राजस्थानी शैली का भी वर्णन वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थानी लोग कल्चर को पसंद करते थे, गुजराती या बंगाली कल्चर को। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, सब समझोगे आगे चल के। बस अभी इतना याद रखो कि इन्होंने तमाम तरीके की शैलियों को यहाँ पे बनवाने की कोशिश की थी और यहाँ पे बनवाया भी था, ठीक है। कोई भी राजा ऐसा इसलिए करता, उसे पता है अभी तो मेरा नाम हो ना हो, लेकिन जब इतिहास बाद में खोला जाएगा तो खोलते समय फिर मेरा नाम कहीं ना कहीं इतिहास में देखने को मिलेगा कि मैंने ऐसे कार्य किए, ठीक है। तो कभी कभी अपनी लीग से हटके भी वो लोग ऐसे कार्यों को किया करते, ठीक है। गुजराती बंगाली कोई लेना देना खास था नहीं अकबर का। वो क्या चाहते थे, राजपूत लोग इस शैली को पसंद करते हैं, तो ऐसी शैलियों को हम लोग क्या करें, दरबार के अंदर लाके लोगों तक पहुंचाए। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये काम किया था। नाम ये याद रखिएगा, महल सह किला है जो फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है, जहाँ पे इस तरीके की शैलियों का वर्णन किया गया। आज तक ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन लास्ट ईयर ये चर्चा में आया था, ठीक है। और लास्ट ईयर इसके ऊपर यूपीएससी में कोई तवज्जो भी नहीं दिया कि ऐसा कुछ पूछना भी चाहिए। तो कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, सो जाता है और बाद में जागता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, टॉपिक को ओल्ड होने देता है, पुराना होने देता है। वो सोचता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको एडवांटेज दिया जाए। तो वो क्या करता है, उस एडवांटेज को देने के लिए पुराने करंट अफेयर्स भी उठा के एग्जाम का पार्ट बना देता है। अब आप लोग सोचोगे 1 साल का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे, सब पढ़ डाला, उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया, ठीक है। वो आता कहाँ से, वो उनके लिए एडवांटेज होता है जो 3 साल से करंट अफेयर्स को पढ़ते चले आए, तो उनके लिए एडवांटेज हो जाता है। और वो एडवांटेज पता कैसा होगा, अगर 1 साल से पुराना कोई भी क्वेश्चन उसने पूछा होगा तो वो इतना आसान होगा कि वो अगर किसी व्यक्ति ने उस समय देखा भी था, अगर नजरों से गुजरा था, तो वो उसको सही कर लेगा। तो ये एडवांटेज दिया जाता है 2 से 3 साल वालों के लिए। कभी कभी यूपीएससी ऐसा करता है, उसे भी दया आ जाती है, बेचारा बेरोजगार है, तब तक रहेगा, तो उसको भी दया आ जाती है, इसलिए ऐसा करता है। लेकिन आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, 70-80% पेपर आप ही लोग का होता है, जो भी फ्रेशर है उन्हीं के लिए होता है, इसलिए ज्यादातर फ्रेशर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ये डेटा है अब तक का, ठीक है। बोला जाता है ऐसा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले रेशियो जो है 50% से ज्यादा फ्रेशर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, क्या रायता फैला के आते हो, टॉपिक वो आगे लोग जाना, वहां पे फिर सीनियर जो है ओवरटेक कर ले जाते हैं, क्योंकि उनको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। और वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इसीलिए मैं अभी से करवाने लगा हूं आपको, कि आप लोग भी सीनियर बन जाओ अपनी फील्ड में, ठीक है। चलिए, इसके बाद में सबसे शानदार इमारत जामा मस्जिद,
कहाँ पे है जामा मस्जिद? अकबर ने जामा मस्जिद जो बनवाई थी दिल्ली बनवाई थी, हाँ आगरा, ठीक है आगरा है, ध्यान रखिएगा। अभी जामा मस्जिद की और भी बातें पीछे कर चुके हैं हम लोग। दिल्ली की जामा मस्जिद थी, ये वाली जामा मस्जिद आगरा की है, ठीक है। तो ये फतेहपुर सीकरी के आसपास के इलाकों की बातें हो रही है अभी, ठीक। इसके प्रवेश द्वार पर बुलंद दरवाजा, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पे देखने को मिलती है। शेख सलीम चिश्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनके समय में, ठीक है, अकबर के समय काल के अंदर। शेख सलीम चिश्ती, ये जो नाम सलीम दिख रहा है आपको, यही आगे चल के जहांगीर का नाम है, ठीक है। इन्हीं के नाम के ऊपर ही उन्होंने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था, ठीक है। बोला जाता है ऐसा बहुत मन्नतों के बाद में इनकी पैदाइश हुई थी, तब जाके इनका नाम सलीम रखा था, इन्हीं की प्रेयर प्रार्थनाओं की वजह से। अब ये है कौन शेख सलीम चिश्ती? शेख सलीम चिश्ती वो व्यक्ति हैं, जब आप सूफी सिलसिला पढ़ोगे तो सूफी सिलसिला के अंदर एक सिलसिला आता है, कौन सा? चिश्ती सिलसिला, ठीक है। चिश्ती सिलसिला के अंदर बहुत सारे पॉपुलर यहाँ पे लोग हुए, जिन पॉपुलर लोगों में एक पॉपुलर व्यक्ति है जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। ये भी चिश्ती समुदाय के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट या लास्ट सबसे पॉपुलर चिश्ती समुदाय के ये संत कहलाते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में भी आगे। तो इनकी भी दरगाह यहीं पे, और इस दरगाह से बहुत ही ज्यादा इन्होंने लगाव था, और इनके पास अक्सर आना जाना था, उठना बैठना था। तो पूछ लेगा आपसे कभी शेख सलीम चिश्ती का कंटेम्परेरी रूलर कौन था, तो वो अकबर थे, ठीक है। अकबर के समय काल के दौरान ही शेख सलीम चिश्ती जो थे वो भी यहाँ पे जीवित दिखेंगे आपको, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। अकबर के शासन काल के दौरान हुमायूं का मकबरा बना, कहाँ पे? दिल्ली में। किसने बनवाया हुमायूं का मकबरा? गुलबदन बेगम। हुमायूं का मकबरा भी बनवाने के लिए गुलबदन बेगम का रोल है, ध्यान रखिएगा। उनके ही रोल के द्वारा ही बोला जाता है। जो आप बता रहे हो हुमायूं नामा उनकी कीर्ति है, ठीक है। और गुलबदन बेगम, हाजी बेगम बता रहे हैं जो आप, हाजी बेगम का योगदान है इसके अंदर, लेकिन कुछ उसी तरीके का योगदान है कि एक मॉन्यूमेंट बनने के बाद में उसको जब रिकंस्ट्रक्शन कराया जाता है या फिर उसको मॉडिफिकेशन कराया जाता है तब उनका रोल आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा। और जो भी इसकी क्वालिटीज है वो आप आगे देख लोगे जब आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ोगे, अभी कोई डिस्कशन करने का या फायदा नहीं है। हाँ, लास्ट और देख लीजिए। आगरा के पास सिकंदरा, अकबर का मकबरा जहांगीर ने पूरा करवाया था। सिकंदरा में कहा है? अकबर का मकबरा। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा में, ठीक है। तो हाँ, लिखा भी है आगे, ठीक है। आगरा, और आगरा में एक जगह पड़ती है सिकंदरा। सिकंदरा में क्या है? इनका मकबरा, अकबर का मकबरा है, जहाँ पे अकबर के मकबरे को बनवाने वाला व्यक्ति इनका पुत्र है कौन? जहांगीर। जहांगीर ने बहुत खुशी खुशी बनवाया था इसको, बाकी रीजन तो आप समझते ही हैं क्योंकि खुशी खुशी बनवाया होगा, ठीक है। 50 साल गुजर चुके हैं, आंखों को इंतजार है कब ये बूढ़ा आदमी मरेगा और मैं शासन के ऊपर बैठूं, ठीक। चलो, आगरा के किले को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। लाल बलुआ पत्थर पता है, ये कुछ तरीके के अलग अलग पत्थर या डिजाइन ये आपको आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिलेंगे, और जब वहां पे देखोगे तो आप लोग का सर जो है बदना जाएगा एकदम, क्योंकि कहीं कहीं लाल बलुआ पत्थर, कहीं संगमरमर की बात हो रही है, कहीं जो है फिर कभी कभी काले पत्थरों की भी बात होती है। तो इससे रिलेटेड क्वालिटीज के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि लखनऊ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आर्किटेक्चर बना हुआ है जिसको बड़ा इमाम बाड़ा बोलते हैं, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा का कल्चर पूछ लिया गया था कि उसके अंदर कौन से पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कल्चर का पार्ट है, पत्थरों को भी समझना जरूरी है आपके लिए। सिर्फ इंसानों को समझना काफी नहीं, हमको पत्थरों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाल बलुआ पत्थर बनवाया, और उसमें जो है हिंदू डिजाइन के अनुसार जहांगीरी महल भी बनवाया था। हिंदू डिजाइन की बात हो रही क्या मतलब है? हिंदू डिजाइन की बात हो रही क्या मतलब है?
बेसर शैली, नागर शैली या द्राविड़ शैली की बात हो रही होगी, है ना। ये शैलियां भी पढ़ोगे आगे चल के। द्राविड़ शैली तो यहाँ आएगी नहीं क्योंकि वो दक्षिण का पार्ट है। यहाँ हमको बेसर शैली देखने को मिलेगी क्योंकि नागर भी उत्तरी का पूरब का पार्ट में नागर देखने को मिले। तो बेसर शैली हिंदू शैली की एक इंपॉर्टेंट शैली इस फोर्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो वास्तुकला या फिर कला से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको थोड़े फैक्ट पता है, थोड़ा लॉजिक पता है, तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए अकबर लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन अकबर से एक रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार बनता है लोगों के दिमाग में कि अकबर ने राजपूतों के साथ में अपने संबंध इतने स्ट्रॉन्ग कर कैसे लिए, ठीक है। ना तो लड़ाइयां देखने को मिलती हैं बहुत ज्यादा राजपूतों के साथ में, सिर्फ एक हल्दी घाटी छोड़ दो तो उसके अलावा कोई लड़ाई भी ऐसी कोई खास देखने को नहीं मिली जो बहुत पॉपुलर रही। उसके बाद भी अकबर राजपूतों का हृदय परिवर्तन करने में कैसे सक्षम हो पाया और राजपूतों ने उसके 50 साल के कार्यकाल के दौरान उसको अपनी तमाम सेवाएं क्यों दी, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार ये क्वेश्चन बनता है। उसका एक आंसर नीचे लिखा है मैंने, ठीक है। यही आंसर में मेंशन करना है, एक एक पॉइंट अगर आपसे पूछ ले अकबर की राजपूत नीति क्या थी और अकबर ने राजपूतों के साथ में संबंध को कैसे इतना स्ट्रॉन्ग किया। तो राजपूतों को बिना लड़े या लड़े ही सम्राट के सामने समर्पण करना पड़ता था। उसने कुछ फॉर्मूलेज दिए थे, मैंने बताया था, ऑफर्स, प्रपोजल्स, कि हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, नहीं चाहो तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो उसने प्रपोजल ऐसे दिए थे। पहली बात तो उसने बोला कि मैं आपसे कोई युद्ध नहीं चाहता हूं, कोई लड़ाई वाला मसला ही नहीं, आप सीधे सीधे हमारे सामने आकर सबमिट कर दीजिए और सबमिट करने के बाद में हम आपको हर वो फैसिलिटी देंगे जो फैसिलिटी अभी आप प्राप्त कर रहे हैं। इवन ये तक देंगे कि आप लोग जो कर कलेक्ट करते हो वो कर कलेक्ट करने की पावर भी आपके पास में रहेगी। तो बिना लड़े समर्थन कर दो हमारा, वरना फिर दूसरा तरीका है। तो अकबर ने एक तो इनके सामने ये वाला कॉन्सेप्ट रखा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इस पे तो मानना मुश्किल है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमको ये धमकी दे रहे हो कि लड़ो या ना लड़ो, ठीक है। अगला पॉइंट अकबर ने बोला, अकबर ने ऐसे सभी राजपूत सरदारों का स्वागत किया और उन्हें सम्मान, सरकार में पद, अच्छी जागीरें और लाभ दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप किसी को लालच ना देके भी उसको अपने साथ में कैसे जुड़ा रखोगे, ये उसका एक तरीका था। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे सेट करें। अब वो 100 राजपूतों के साथ में कोशिश करेगा तो 2-4 राजपूत तो साथ में आएंगे और जैसे ही 2-4 आए उसने प्रूव करके दिखाया कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ मैं करूंगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, ऐसे राजपूत सरदारों को सम्मान भी दिया, सम्मान का मतलब मनसबदारी दे दी, अच्छी पोजीशन दे दी, अच्छे पद दे दिए, ठीक है। सरकार में पद भी दे दी, अच्छी जागीरें भी दे दी कि ये तुम्हारी जागीर का पार्ट भी नहीं है। तो जब काबुल के अंदर मान सिंह को गवर्नर बना दिया, ठीक है। काबुल के अंदर सोचिए, वहां पे कोई सोच भी नहीं सकता, तो काबुल और कंधार जैसी जगहों पे मान सिंह को गवर्नर बना के रखा हुआ। गवर्नर की पोजीशन पता है आपको क्या होती है? वही होती है जो अगला राजा बनेगा, ठीक है। वो पोजीशन गवर्नर की होती थी उस समय। तो मान सिंह सबसे प्रोमिनेंट थे, लोगों को लगता है ऐसा था। और ये भी बात सच थी कि मान सिंह अगर चाहते तो अकबर की पोजीशन को छीन सकते थे, अकबर की पोजीशन पे बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और वफादारी से ही पूरे समय शासन का साथ दिया, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आपने जहांगीर के साथ जो स्ट्रगल देखा है ना, वीर सिंह बुंदेला नाम का शख्स सुना था आपने। वीर सिंह बुंदेला यही चाहते थे कि जहांगीर के बाद मैं रूल करूंगा, उन्होंने इसलिए उनको यहाँ पे बलगलाया था। लेकिन ये बात मान सिंह को पता थी, तो मान सिंह ने यहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि अगर उनको ऊंचे पद मिल रहा है उन्होंने उसका सम्मान किया, अपने राजा का सम्मान किया और हमेशा जैसी सर्विसेज देनी चाहिए वो देने की कोशिश की, ठीक है। ये उनके लिए एक अच्छा पॉइंट था कि राजपूत इससे फेवर में आ जाएंगे, फेवर में मिल जाएगा। ऐसे राजपूतों के राज्यों पर कब्जा नहीं किया गया, उन्हें वतन जागीर के रूप में ले लिया गया और उन्हें राजपूत प्रमुखों की वंशानुगत संपत्ति माना गया। देखिए, वतन जागीर की जब बात हो रही है तो यहाँ पे वतन जागीर का मतलब ये समझिए, वतन वो लोग अपनी भूमि को कहते थे जो राजपूती भूमि होती थी। मतलब राजपूतों का जितना भी इलाका है, राजस्थान एक वन ऑफ द पार्ट है उसका, आगे मध्य प्रदेश में भी थोड़ा देखने को मिलता है। तो राजपूतों का अगर राजस्थान पूरा इलाका तो उनका वतन जागीर होगी, मतलब उनकी वतन जागीर उनकी लैंड ही है। अगर आप उस लैंड को छीनोगे, हत्याओगे, तो फिर कोई भी आपको समर्थन देने को तैयार नहीं होगा। इन्होंने क्या बोला, हमको सम्मान के साथ में हम आपको आपकी वतन जागीरों का ही मालिक रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आपकी वतन जागीर ले ली
या आपके एरिया के ऊपर कंट्रोल आपने हमको दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये मुगलों का पार्ट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लैंड किसकी रहेगी? राजपूतों की ही रहेगी। हम आपकी जागीरों के ऊपर कोई कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपसे क्या चाहते हैं? पॉलिटिकल समर्थन चाहते हैं, आपका लैंड आप ही के नाम से यहाँ पे चलता रहे। तो वतन जागीरें नहीं ली, इसलिए ये लोग और ज्यादा सपोर्ट में आ गए कि अब हमारे आने वाले वंशज जो है वो सेफ है। मतलब अगर मेरी वतन जागीर है तो आने वाले मेरे बच्चों को ही मिलनी है, तो इस बात से अच्छा मैसेज कन्वे होगा। तो हम लोग यहाँ गुलामी नहीं कर रहे हैं मुगलों की, ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। वरना गुलामी का मतलब अक्सर क्या होता है कि आप अपनी लैंड किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, छीन ली जाती है आपसे, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद में राजपूतों के महत्वपूर्ण किले, प्रमुख स्थान जैसे अजमेर, रणथंभौर, चित्तौड़ आदि पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। प्रमुख किले का मतलब जो जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे, जिनकी भी बात हम लोग पीछे कर चुके हैं कैंपेनिंग के दौरान, उन फोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लेने का मतलब ये है कि इन किलों के अंदर तो लोग रह नहीं रहे। ये किले किस लिए होते थे? सिक्योरिटी के लिए होते थे। एक सिक्योरिटी बैरियर होते थे, किले को खड़ा इसलिए किया जाता था कि कोई भेद के हमारे अंदर साम्राज्य में ना आ पाए, ऐसा ही तो किया जाता था। तो जब भी ये किले बनाए जाते तो ऐसी चीजें की जाती थी। इसका कंट्रोल किन्होंने ले लिया अपने हाथों में? मुगलों ने। तो मुगलों ने बोला जब हम प्रोटेक्ट करने के लिए हैं आपको, तो आप अपने किले को हमारे हवाले कर दीजिए। और राजपूतों ने सारे किले उठा के मुगलों के हवाले कर दिए, ठीक है। फोर्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेरिटरी में एंटर करने के लिए। हर टेरिटरी में एंटर करने के लिए दरवाजा क्रॉस करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो दरवाजे को क्रॉस करना ही फोर्ट को क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। जैसे आज के समय में क्या करना पड़ता है? टोल प्लाजा पास करना पड़ता है, ठीक है। हर जगह जाओगे तो हर शहर में घुसने से पहले टोल पास करोगे। और टोल पे भी ऐसी सिक्योरिटी देखने को मिलती है ना आपको, ऐसी फोर्ट्स में भी होता था कि जब तक फोर्ट पे वो सिक्योरिटी लगी है कोई भी उसको नहीं एंटर कर सकता था विदाउट परमिशन, ठीक है। कोई ना कोई कर भी देना पड़ता था। इसलिए सराय वराय वाला भी कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है कि जब तक एंटर नहीं कर सकते सराय में, जब तक आप कोई कर ना दे दो अधिकारियों को, ऐसा होता था, ठीक है। इसके बाद में अकबर ने राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल रिलेशंस की बात की थी हम लोगों ने। वैवाहिक संबंध मेहरका के साथ में भी देखने को मिलता है, ठीक है, अकबर की जो वाइफ है। और ऐसे तमाम और भी जितने भी आने वाले समय में आप देखोगे राजपूत शासकों के साथ में, चाहे इनके दरबार के लोग हो, चाहे इनके स्वयं के पुत्र क्यों ना हो, उन्होंने भी राजपूतों के साथ में ही वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने से क्या होता था कि राजपूतों का कंट्रोल जो है आपके हाथों में ही रहेगा, ये वैवाहिक संबंध स्थापित करना। और लोगों ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, फिर भी उन्हें कंट्रोल नहीं मिल पाया था। इसके पीछे और अकबर की नीति के पीछे क्या कारण माना जाएगा? क्या वैवाहिक कंट्रोल स्थापित करने से ही कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेंगे? से वैवाहिक कंट्रोल तो और भी शासकों ने किया। दिल्ली सल्तनत तमाम पढ़ के आए हम लोग, तो उन्होंने भी राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए थे। कुछ लोगों ने जोर जबरदस्ती से, कुछ लोगों ने परमिशन से भी बनाए, लेकिन ऐसे संबंध तो नहीं बन पाए। फिर यहाँ पे एक रीजन हम लोग ये दे रहे हैं कि अकबर ने उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाया, इसलिए उनके रिलेशन उनके साथ अच्छे हो गए। तो ये तो दोनों अलग अलग पॉइंट हो गए ना, है ना? दोनों मैच नहीं कर रहे, क्या कारण होगा? अगर दिल्ली सल्तनत के शासकों की बात करो तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाया तो सब ठीक हो गया। बड़ा दोगलापन है रे। क्यों है? सोचो अगली लाइन में आंसर लिखा है, वो तभी तो नहीं देगा। तो उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया था। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि अकबर ने जब वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ में बनाया तो उनका धार्मिक परिवर्तन नहीं कराया। हर व्यक्ति को धर्म की आजादी थी कि जो भी व्यक्ति जो धर्म मानता है वो बिना भेदभाव के उसके ऊपर बैठ सकता है, ठीक है। तो ये लिखा भी है आगे, महिलाओं को उनकी धार्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने में भी सहयोग किया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, राजपूत प्रमुखों को मनसबदारी प्रणाली में नामांकित किया और बिना किसी भेदभाव के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इवन ये भी बोला जाता था कि अकबर के जो सबसे महत्वपूर्ण 9 रत्नों के बाद में जितने भी टॉप ऑफिसर्स थे वो सारे ऑफिसर्स राजपूत ही हुआ करते थे, ऐसा बोला जाता था, ठीक है। तो राजपूतों को भेजना बहुत मुश्किल है। अकबर को ये बात पता थी कि अगर राजपूत आपके वफादार हो गए तो फिर कोई एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। अभी तक एक कॉन्सेप्ट चलता था, वो कॉन्सेप्ट चलता था हिंदुस्तानी मुसलमान और
एक ओरिजिनल मुसलमान, ऐसा कॉन्सेप्ट चलता था, पीछे बताया था मैंने आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता था ना, हिंदुस्तानी मुसलमान और ओरिजिनल, ठीक है, या असली मुसलमान जिनको बोला जाता था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? जो ओरिजिनल उनको बोला जाता था, जो बाहर से आए थे, रूलर्स के साथ में आए थे, या फिर सूफी या परंपरा, ऐसी परंपरा से जितने भी लोग रिलेट करते थे वहां से साथ में आए, ऐसे सब ओरिजिनल बोले जाते थे। हिंदुस्तानी मुसलमान उनको बोला जाता था जो भारत में कन्वर्ट हुए, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे कन्वर्जन किया, या यहाँ पे रहते हुए वहां के व्यक्तियों ने जब यहाँ पे आके शादियां की, तो ऐसे लोग हिंदुस्तानी मुस्लिम्स बोले जाते हैं, ठीक है। ये हिंदुस्तानी मुस्लिम्स को उस समय में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के अंदर पोजीशंस नहीं मिलती थी, हायर पोजीशंस नहीं मिला करती थी। किनको मिलती थी? ओरिजिनल मुसलमानों को मिला करती थी, मतलब जो साथ में आए हैं वहां से, सिर्फ उनको हायर पोजीशन दी जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ट्रस्ट लेवल का इशू, ठीक है। उन्हें ये भी ट्रस्ट नहीं था कि हिंदुस्तानी मुस्लिम को अगर हमने शामिल कर लिया तो है तो ये भारतीय, कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हो, ठीक, ऐसा हो सकता है। तो वो क्या करते थे, हायर रैंक्स पे अपने यहाँ के लोगों को ही रखते थे। अब इस ट्रस्ट लेवल को और ज्यादा यहाँ पे देख सकते हो आप। अकबर ने क्या बोला, मेरे लिए मुस्लिम मैटर ही नहीं करते, मुझे ट्रस्ट इशू है ही नहीं, चाहे हिंदुस्तानी मुस्लिम हो चाहे ओरिजिनल मुस्लिम्स होंगे तो वो अपनी जगह होंगे, लेकिन मुझे ट्रस्ट किस पे है? राजपूतों के ऊपर। तो उन्होंने ये पोजीशन किसको दी? सब राजपूतों को दी थी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पूरा का पूरा एंगल है, अकबर के सक्सेस के पीछे जो बातें की जाती हैं, तो उन बातों के अंदर ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। जहां लोग हिंदुस्तानी मुस्लिम्स पे नहीं भरोसा कर पा रहे थे, अकबर ने यहाँ किस पे भरोसा दिखाया? राजपूतों पे। और वो सक्सेसफुल भरोसा हुआ कि लगभग 50 साल के शासन में राजपूतों से तो कोई विद्रोह अकबर को देखने को नहीं मिला। इवन दूसरे लोगों से मिलता था अगर, तो मान सिंह सबसे आगे आगे खड़े हो जाते, आप बैठो मैं जाके संभाल के आता हूँ, ठीक है। हकीम मिर्जा याद होगा आप लोग को, सब कैंपेन के दौरान जो बात की थी। तो ये राजपूती नीति थी पूरी की पूरी, जो अकबर ने अपने समय के दौरान यहाँ पे अपनाई थी। ध्यान रखिएगा, राजपूतों के साथ कोई भी संबंध आ जाए, राजपूतों के साथ उनकी नीतियां सफल कैसे हुई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या राजपूतों के साथ में और रूलर्स की नहीं सफल हो पाई, अकबर की क्यों सफल हो गई, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो सब में ये कॉमन आंसर्स को आप अपने हिसाब से मेंशन करके लिख सकते हो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करना हो तो कर लीजिए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो पीछे नोट्स एक बार घुमा के देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधा फिर जहांगीर पे चले, ठीक है। देख लो एक बार। मेडिवल हिस्ट्री के क्लास खत्म हो चुके हैं, पता नहीं कैसे सिलेबस खत्म होगा, लेकिन मेडिवल हिस्ट्री के क्लासेस खत्म हो चुके हैं। अगर आप लोग शेड्यूल की बात करें, जैसा कि पता चला है मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ चीज़ को लेकर, लेकिन सिर्फ 15 क्लासेस थे मेडिवल हिस्ट्री के, और 15 से ज़्यादा क्लासेस हो चुके हैं। मतलब अगर ये क्लासेस कट रहे हैं तो कहाँ से कट रहे हैं? मॉडर्न से कट रहे हो, ठीक है। और मॉडर्न का कटना बहुत ही नुकसानदायक है, तो मॉडर्न जो है वो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि उसके मेरे ख्याल से 28 क्लासेस है, ठीक। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी कि आप 28 में मॉडर्न पढ़ लो और 15 में मेडिवल पढ़ लो, नहीं पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अब विभाग की तरफ से अगर ऐसा है तो फिर उसको उस चीज़ों में समेटना पड़ेगा, लेकिन आप लोग इसके लिए चिंता ना कीजिएगा। बस अगर आप लोग का कोऑपरेशन रहेगा तो मैं अलग से भी क्लासेस लेने के लिए तैयार होऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँगा, 28 के बाद में सारे क्लासेस ले लूँगा निःशुल्क, कोई इशू वाली बात नहीं है। टेंशन करना जरूरी है, उनको ज़्यादा क्लासेस क्यों दे रहे हैं, तो अगर संडे को होगा तो मैं संडे भी ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप लोग संडे के लिए आने के तैयार हो, ठीक है। तो जो क्लासेस एक्स्ट्रा जाएंगे उसको वैसे कवर कर लेंगे, बस वही कोऑपरेशन चाहिए होगा। बस वो क्लासेस ध्यान रखिएगा, उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी कि 1.5 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। वो क्लासेस दम पे चल सकते हैं, ठीक है। अगर संडे को लेंगे तो 5-6 घंटा लगभग
क्लास होगा 5-6 घंटा क्या हो गया, इतना तो तुम लोग पढ़ते ही हो। शाम को क्या मैंने रात में भी क्लास ली है, अगर आप लोग रात में दोगे तो मुझे रात में भी कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने क्लास का टाइम बताऊं, मैंने रात में 12 से 4 क्लास ली है, ठीक है, वो भी क्लास ले चुका हूं मैं। बस बच्चे कोऑपरेटिव थे तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग चाहते हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ तुम लोग भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। विभाग की चाबी जो है कोई छुपा के अपने पास रखेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलाउ तो करेंगे नहीं। चलो ठीक है, तो बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है मॉडर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिवल जितने क्वेश्चन बन सकते थे मेडिवल से रिलेटेड लगभग उतनी बात हो चुकी है हमारी। एक टॉपिक बचा हुआ है सूफी और भक्ति आंदोलन, इसके बाद जितने भी हैं सब छोटे मोटे हैं, ठीक है, छोटे मोटे रूलर की बात नहीं कर रहा, टॉपिक की बात कर रहा, रूलर है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं वो छोटे मोटे से हैं। जहांगीर का बहुत बात नहीं करनी है, शाहजहां के बारे में बहुत बात नहीं करनी है, बस कुछ वास्तुकला और कुछ स्थापत्य कला की बातें करके या फिर पेंटिंग्स की बातें करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जहांगीर या फिर ये जो आपके शाहजहां वगैरह हैं, इनकी पेंटिंग्स या वास्तुकला की अगर बात भी करेंगे तो हमें आर्ट एंड कल्चर मिलेगा अगर, तो वहां पे हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 2 बार टॉपिक्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद की जो भी चीजें होंगी वो आगे पढ़ेंगे। साथ साथ में तुम लोग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी तो कराते चलना है ना, तो वो भी जरूरी है। इसलिए बीरबल याद आ गया मुझे इस बात से। अब बीरबल के ऊपर कौन चर्चाएं करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखो अभी टाइम मिला है, 2-4 टॉपिक पे अभी कोई भी बोल दो, 2-4 टॉपिक पे अभी डिस्कस कर लो। उसके बाद सेकंड क्लास होगा, कब कौन आ जाएगा नहीं पता है, हो सकता है सेकंड क्लास कंटिन्यू भी ना हो पाए, इसीलिए अभी 2-4 लोग आके बोल लो, सेकंड क्लास के अंदर देखा जाएगा। बताओ कौन आया बीरबल पढ़ के? उस दिन की तरह आओ खुद से योद्धा बन के कि हाँ हमने पढ़ा, बता क्या बताना, ऐसे हो क्या? कौन है? हाँ हाँ, आ जाओ, वेरी गुड सर। देखिए, अरे देख के बताओ। जीवन बीरबल का जन्म महजदास के रूप में 1528 में कालपी या जालौन उत्तर प्रदेश के शाश्वत हिंदू भट्ट ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। घोगरा नामक स्थान पर उनके पिता का नाम गंगादास और माता का नाम अनावा था। बीरबल अपने परिवार के तीसरे बेटे थे, जिनका कविता और साहित्य में पुराना जुड़ाव था। हिंदी और संस्कृत और फारसी में शिक्षित बीरबल के गद्य लिखा था। ब्रज भाषा में संगीत और कविता के विशेषक हासिल की थी। इस प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने रीवा के राजा रामचंद्र के राजपूतों दरबार में ब्राह्मण कवि के नाम से सेवा दी थी। एक धनी परिवार में महिला उर्वशी देवी से शादी करने के बाद बीरबल की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। इस प्रकार धारण के विपरीत के मुगल सम्राट अकबर के शाही दरबार में नियुक्ति से पहले उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। इतिहास के अनुसार बीरबल पेशे से पान बेचने वाले थे, लेकिन कहा जाता है बीरबल फारसी और साहित्य और संस्कृत के विद्वान भी थे। बीरबल का अकबर से मिलन संबंधी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बादशाह अकबर ने अपने एक पान की बीड़ा लगाने के लिए नौकर को एक पाव भर यानी 250 ग्राम पान चूना लेकर आने को कहा। नौकर किले के बाहर दुकान पर 250 ग्राम चूना लेने गया। इतना सारा चूना लेते जाते देख पनवाड़ी यानी पान बेचने वाला से 250 ग्राम चूना देख शक हुआ। इसलिए बीरबल ने नौकर से पूछा, घटनाक्रम जानते हो? और कहता है कि बादशाह ने ये चूना तुमको ही खिलाएगा। तेरे पास में लगे ज्यादा चूने से बादशाह की जीभ कट जाएगी, इसलिए ये सब चूना तुझे ही खाना पड़ेगा। इसलिए इतना ही घी भी ले जा। जब बादशाह चूना खाने को कहे तो चूना खाने से बाद घी भी पी लेना। नौकर दरबार में चूना लेकर जाता है और बादशाह नौकर को वह सारा पाव भर चूना खाने को आदेश देता है। नौकर वह सारा चूना खा लेता है, लेकिन उस पनवाड़ी बीरबल की सलाह के अनुसार वो घी पी लेता है। अगले दिन जब बादशाह ने जब नौकर को पुनः
दरबार में बुलाता है तो अकबर से उसे जीवित रहकर आश्चर्य से उसे जीवित बचने का कारण जानता है। नौकर सारी बात बादशाह को बताता है कि कैसे किले के बाहर से पनवाड़ी की समझ से वह बच सका। बादशाह उस पनवाड़ी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे दरबार में बुलाता है। इस प्रकार बादशाह अकबर और बीरबल की पहली बार आमना सामना होता है और अकबर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दरबार में स्थान देता है। अकबर में ही इतने बीरबल का खिताब चलते चलते बीरबल हो गया। राजा बीरबल को कई बार बादशाह अकबर दरबार में ऐसे सवाल पूछ लिया करते थे जिसका जवाब देना बहुत ही कठिन हो जाता था, परंतु बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से प्रसिद्ध थे। इस कारण वे सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देते थे। अकबर के दरबार में बीरबल का ज्यादातर कार्य सैन्य और प्रशासनिक थे तथा वह सम्राट के बहुत ही करीबी दोस्त भी थे। सम्राट अक्सर बुद्धि और ज्ञान के लिए बीरबल की सराहना करते थे। ये कई अन्य कहानियों कथाओं और लोक कथाओं से ही प्रसिद्ध हुए थे। प्रशासनिक व्यवस्था में बीरबल का महत्व। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के परिषद के 9 सलाहकारों नवरत्नों में से एक है। बीरबल को अकबर ने मंत्री के रूप में नियुक्त किया था और 1565 से 1562 में कवि और गायक हुआ करते थे। 1586 में बीरबल ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति को कुचलने के लिए एक सेना का नेतृत्व भी किया था। अकबर के साथ बीरबल का जुड़ाव। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा उनके दरबार में नवरत्नों का हिस्सा बन गया। धार्मिक सलाहकार, सैन्य व्यक्तित्व, सम्राट की करीबी दोस्ती की भूमिका निभाई और 30 वर्षों तक उनकी सेवा की। अकबर के भाई हकीम मिर्जा ने अपने हमले में खिलाफ हुसैन कुली खां की सहायता के लिए भेजी गई एक बड़ी सेना में थे। उनकी सहायता सैन्य भूमिका भी की। उसके बाद सम्राट ने गुजरात अभियान के दौरान उनके साथ रहे। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू बीरबल था। बीरबल को अक्सर 9 रत्नों में चमकीला रत्न कहा जाता था। बदायूं के व्यंग में उल्लेख करते हुए कहा है, तेरा मास मेरा मास और तेरा खून मेरा खून है। बताया जाता है अकबर ने दो बार बीरबल की जान बचाई। कहा जाता है बीरबल को फतेहपुर सीकरी के महल में के भीतर एक 2 मंजिला घर दिया गया था जो अकबर के अपने कक्षों के करीब बनाया गया था। अकबर के 7 द्वारों में से एक द्वार बीरबल के द्वार के नाम से जाना जाता है। बीरबल की मौत कैसे हुई? 16 फरवरी 1586, 57 साल तक उनका कार्यकाल रहा। यूसुफ जई अफगान जनजाति के मुगल बादशाह के खिलाफ सिंधु नदी के पूर्वी तट पर विद्रोह शुरू कर दिया। अशांति को कुचलने के लिए भेजे गए सैनिकों को नुकसान होने के बाद अकबर ने बीरबल को सद्दीकरण से साथ भेजा और अपनी अफगानी पहाड़ियों को तैयार पर्दों पर तैयार कर दिया। आगामी घात भारी हार से बीरबल को 8000 से अधिक सैनिक और मालंदी दर्रे बुनेर के पास मारे गए थे। इस लड़ाई को मालंदी दर्रे की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अपने पसंदीदा दरबारी के मृत्यु के बाद अकबर ने दुख व्यक्त करते हुए 2 दिन तक खाना का सेवन नहीं किया। चूना लगाने वाली बात से कितने लोग सहमत हैं? सुनिए ना कहानी। चूना लगाने वाली बात से सहमत कितने लोग? सही है गलत है? साहब कहाँ से लिखी ये कहानी? देखो चूना लगाने वाली जो बात है वो 100% सत्यता नहीं है। उसमें ऐसी कहानियां बहुत सारी लिखी गई। मैं उसमें भी तुम्हें भी बता रहा था, तुम पूछ रहे थे मुझसे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां लिखी गई जिसके बेसिस में बोला जाता है। ठीक है, तो कई कहानियों का एक रूप है ये, इसको आप सत्य मत समझ लीजिएगा जिसमें भी इसको सुना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अकबर के दरबार में बीरबल की एंट्री ऐसे हो। ठीक है, एक कहानी के तौर पर उसको जान सकते हो कि ये कहानी भी प्रचलित। ठीक है, और कोई कौन आएगा? 2 लोग और बस, इसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। 2 लोग जल्दी। जो लोग उस दिन नहीं थे वो लोग ज्यादा आगे बढ़ो। वेरी गुड। Respected sir and आप सभी को गुड मॉर्निंग। बीरबल के बारे में जना
मैं बस छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी जिसका टॉपिक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार खामोशी से सुनिए सर। एक बार बीरबल और अकबर शिकार पे गए थे, तो अकबर तलवार निकालते समय उसका अंगूठा कट जाता है। वो हंगामा कर देता है, हाय मतलब क्या हो गया ये, वो बुलाओ बैठ के, ऐसा कुछ। तो बीरबल हंसते हुए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना घबराहट क्यों रहे हो, रिलैक्स हो जाओ बादशाह। तो फिर कहते हैं कि बीरबल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे इतनी चोट लगी है, ऐसा कुछ। तो उन्हें काल कोठरी में डलवा देते हैं बीरबल को कि इसे जाओ काल कोठरी में डाल दो। तो अकबर फिर वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं शिकार पे। तो जाते हैं तो उन्हें आदिवासी मिलते हैं, हुला हुला करते हुए जाते हैं, डांस करते हुए उनको उठा के ले जाते हैं। तो फिर उन्हें उनकी बलि चढ़ाने वाले होते हैं कि उनमें से एक आदिवासी देखता है कि ये तो इसका अंगूठा कटा हुआ है, तो बताते हैं कि इनका अंगूठा कटा हुआ है। तो फिर वो लोग उसे छोड़ देते हैं कि वो पूरे मतलब जो ठीक हो उसी की बलि देते हैं। तो उन्हें रियलाइज होता है कि सच में जो हुआ वो अच्छे के ही लिए हुआ। तो वो महल जाते हैं और बीरबल को लाने के लिए कहते हैं। बीरबल से कहते हैं कि तुमने ठीक ही कहा था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं खुश हूँ। तो बीरबल कहते हैं हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अकबर पूछते हैं कि मैंने तुम्हें काल कोठरी में डलवा दिया, ये बुरा हुआ। तो कहते हैं नहीं ये भी हुआ तो अच्छे के लिए हुआ, इसलिए क्या अच्छा हुआ। अगर मैं आप शिकार पे गए तो मैं भी आपके साथ जाता, और अगर मैं जाता तो आपको तो छोड़ दिया जाता, लेकिन ये भी आपकी लाइफ में जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो इस चीज़ को याद रखना है। और एक छोटी सी स्टोरी है, वो थोड़ा मजाक टाइप की है, मतलब वो हमारे केमिस्ट्री सर ने सुनाई थी जब हम नवोदय में थे। उसमें एक बार अकबर ने सपना देखा कि वो गटर पे खड़े हुए हैं, मतलब और उसमें बीरबल भी हैं। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि मैंने एक सपना देखा है। तो बीरबल ने कहा बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने देखा मैं एक शहद के गटर पे खड़ा हूँ और तुम थोड़े गंदे वाले गटर पे खड़े हो। तो बीरबल ने कहा अच्छा मैंने भी एक सपना देखा है। तो अकबर ने कहा कि हाँ हाँ बताओ, तुम भी अपना सपना बताओ। तो बीरबल ने कहा कि मैंने देखा है कि आप मुझे मेरा गटर चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को हमेशा और सही जवाब देना। वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों जबरदस्त कहानी थी और कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर में बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, अच्छे तरीके से। हाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए तालियां बजा दीजिए। ऐसे कुछ सुनाना है। हमारा टॉपिक है वो बीरबल का है, जिस पर डिस्कस करेंगे। बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में लड़के के नजदीक इसी गांव में हुआ। आज उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म स्थान यमुना नदी के तट पर टिकनपुरा में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगादास था और उनकी मां का नाम अपना देवती था। वे हिंदू ब्राह्मण परिवार से जिन्होंने पहली भी कविताएं लिखी थी, वो उनके तीसरे बेटे थे। बीरबल ने हिंदी साहित्य और संस्कृत भारतीय भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। बीरबल कविता भी लिखते थे, ज्यादातर उनकी कविताएं गलत भाषा में होती थी, इस वजह से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार में थे। सबसे प्रसिद्ध होते बीरबल भारतीय इतिहास में उनकी चतुराई के लिए जाने जाते हैं और उन पर लिखित काफी कहानियां भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें बताया गया कि कैसे बीरबल चतुराई से अकबर की मुश्किलों को हल करते थे। 1556 से 1562 में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। बीरबल का मुगल सम्राट के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उन्हें मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक कहा जाता था। बीरबल की कहानियों का कोई सबूत हमें इतिहास में नहीं दिखाई देता। अकबर के साम्राज्य के अंत में स्थानीय लोगों ने अकबर बीरबल की प्रेरित और प्रासंगिक कहानियां भी बनानी शुरू की। अकबर बीरबल की ये कहानियां धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगी थी। अकबर और बीरबल इन दोनों के मतलब ज्यादा संबंध अच्छे हो गए थे। बीरबल महेशदास नामक वादित्रस ब्राह्मण थे, जिसे हिंदी में भाट कहते हैं। यह जाति ध्यानियों की प्रशंसा करने वाली थी। यद्यपि बीरबल कम पूंजी के कारण बुरी अवस्था में दिन अपने व्यतीत करते थे, पर बीरबल में बुद्धिमानी और समझदारी के कारण यह अपने समय के बराबर लोगों में मान्य हो गए।
जब सौभाग्य से अकबर बादशाह की सेवा में पहुंचे तब अपनी वाक चतुर्थी से बादशाही मजलिस के मुसाहिबों और मुख्य लोगों की गोल में जा पहुंचे और धीरे धीरे उन सब में आगे बढ़ गए। बादशाही पन्नों में बीरबल को मुसाहिबे दानिशवर राजा बीरबल लिखा गया है। ऐतिहासिक भूमिका बनाम लोक कथाओं, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक कथाओं में बीरबल को कम उम्र के एक धार्मिक हिंदू के रूप में हमेशा चित्रित किया गया है और मुस्लिम दरबारियों के विरोध में नैतिक रूप से खड़े होते हैं, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। उनकी सफलता के बल उनके कौशल के कारण थी और उन्होंने सम्राट को इस्लाम से हिंदू धर्म की परवरिश करने का आश्वासन दिया था। इस प्रकार उन्हें अकबर पर धार्मिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभाव प्राप्त करने के रूप में दर्शाया गया है, जो कि उनकी बुद्धि और तेज जीभ का प्रयोग करते हैं और कभी हिंसा भी नहीं करते थे। हालांकि ऐतिहासिक रूप से उन्होंने काफी ऐसी भूमिका नहीं निभाई है। ब्रज भाषा के कवि राय बोल ने अकबर और उसके 9 रत्नों पर काफी तारीफ की, जिसमें उन्होंने उदारता के लिए बीरबल पर विशेष जोर दिया गया है। अपनी बुद्धि या कविता के बजाय सम्राट के विश्वास पात्र के रूप में अपनी आध्यात्मिक उत्कृष्टता और स्थिति पर बल होते हुए भी अबुल फजल ने उन्हें सम्मानित किया है। आधुनिक हिंदू विद्वानों ने दावा किया है कि उन्होंने अकबर को बोल्ड फैसले बनाया और अदालत में रूढ़िवादी मुस्लिम उन्हें तुच्छ कहते हैं क्योंकि उसने अकबर को त्याग दिया, लेकिन कोई सबूत मौजूद नहीं है कि उन्होंने अकबर के विश्वासों को प्रभावित किया था। यह अकबर के लिए उनका स्नेह प्यार था, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक उदारता जो इसके लिए कारण थी, और बीरबल का कोई कारण नहीं था। ऐतिहासिक रूप से बीरबल अकबर की धार्मिक नीतियों को समर्थक और धर्म दीन इलाही को मानते थे। उनकी डेथ कैसे की मौत, अफगानिस्तान के यूसुफ जी कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उसके दमन के लिए जो जैन का फूका थे, उनके नेतृत्व में पहला सैन्य दल भेजा गया था। लड़ते लड़ते वह सैन्य दल नरक चर्क हो गया, तो बीरबल के नेतृत्व में दूसरा दल भेजा गया। बुद्धि कौशल के महारथी को सैन्य अभियानों में कोई अधिक अनुभव नहीं था, सिवाय इसके कि वे सदैव सैन्य अभियानों में भी अकबर के साथ ही चलते थे। पूर्व के सेनापति जो कोका थे, वो हिंदू के साथ अभियान करना पसंद नहीं करते थे। पारस्परिक क्या होता है कि वहाँ पर 8000 सैनिकों के साथ बीरबल भी वहाँ पर मारे जाते हैं। फिलहाल उनका शव नहीं मिला है, जिससे उनका अंतिम संस्कार भी हो सके। और जब वो उनके 9 रत्नों में से एक थे, तो वहाँ पर वो काफ़ी उनकी मदद करते थे। तो अकबर उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, वो के महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा है तुम शाहों में जो अपना सर उठाकर आज में, मेरे 9 रत्नों स्पेशली बीरबल ने मुझको इस काबिल बनाया है। नॉलेज बहुत सारी थी इसमें, है ना। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी, गेम भी होगी। फिलहाल कोई 2 बच्चियां उठ के बाहर चले जाओ, याद किया जा रहा है। शिवांशी आप, प्रीति आप चले जाओ, ठीक है। 2 मिनट चलेगा, बस 2 मिनट का काम है, फिर आ जाओ। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हमें भी और को बुलाना है, आइए प्लीज। तालियां बजा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो मेरा स्टोरी है उसका टाइटल है मूर्खों की सूची। एक बार की बात है, अकबर अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, तो वो बीरबल से ये बोलते हैं कि मैं हमेशा जो अपने दरबार में बुद्धिमान लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मैं उन सब चीजों से बोर हो गया हूँ। तो तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा मूर्खों के बीच में मैं रहना चाहता हूँ, तो तुम मेरे लिए 6 मूर्ख ढूंढ के लेके आओ। तो बीरबल बोलते हैं कि आपने ऐसी क्या बात करी, मैं 6 मूर्ख ढूंढ के ले आऊंगा। तो अकबर जो है वो बीरबल को बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन का टाइम देता हूँ, तुम 6 मूर्खों को मेरे दरबार में लेके आओ। तो अकबर बीरबल बोलते हैं कि 30 दिन तो बहुत हो गए, मैं उनको थोड़े समय में 6 मूर्खों को ढूंढ के ले आऊंगा। अब बीरबल ये कह के चले तो जाते हैं, लेकिन वो राज दरबार के जब बाहर जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि मैं 6 मूर्ख लेके कहाँ से आऊंगा, मैंने अब अकबर को बोल तो दिया है। तो जब वो रास्ते में ये सोचते हुए जाते हैं तो उनको एक आदमी मिलता है जो गधे पे बैठा हुआ है और सर पर घास की पोटली रखा हुआ होता है। तो जब बीरबल उनको देखता है तो बीरबल सोचता है इनसे बात करी जाए, ये क्या कर रहे हैं। तो बीरबल उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मतलब उनका परिचय पूछता है। तो वो बोलते हैं मेरा नाम रामू है। और बीरबल उनसे बोलता है तो आप मुझे ये बताइए, आप गधे के ऊपर बैठकर सर पे पोटली क्यों रखे हुए हैं। तो जो वो रामू होता है वो उनसे बोलता है कि क्योंकि गधे पर बोझ बहुत पड़ रहा था, इसलिए मैं गधे के ऊपर बैठ गया, मैंने अपने ऊपर सर पे घास की पोटली रखी ताकि उस पर वजन कम पड़े। तो अब बीरबल खुश हो जाता है कि ये तो मुझे मूर्ख मिल गया यहाँ पे। तो जो बीरबल होता है वो बोलता है तुम्हारी जो जानवर के प्रति प्रेम भाव है उसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैं अपने राजा से तुम्हें इसके लिए इनाम दिलवाऊंगा, तो तुम मेरे साथ चलो। तो उनको एक मूर्ख तो मिल गया, वो उसको लेकर राज दरबार की तरफ जाने लगते हैं। अब वो मन में ये सोचते हैं कि मैं अब और कहाँ से लेके आऊं। तो
तो वो देखते हैं दो जो लड़के हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो बीरबल उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मेरा नाम मंगू है और इसका नाम चंगू है। चंगू बोल रहा है कि ये अपनी शेर को मेरे गाय के पीछे छोड़ देगा और मेरी गाय को शेर से मरवा देगा। तो मतलब बीरबल उनसे कहते हैं क्यों चंगू मतलब मंगू तुम ये सही कह रहे हैं? तो हाँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अपनी शेर को मेरी गाय के पीछे भेज के मेरी गाय मरवा देंगे। तो बीरबल उनसे कहते हैं ठीक है, तुम मुझे अपनी गाय और अपने शेर से मिलवाओ। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, जब भगवान यहाँ आएंगे मुझे वरदान देंगे तो ये शेर मांगेगा और मैं गाय मांगूंगा, तभी शेर मेरी गाय के पीछे छोड़ देंगे और मेरी गाय मरवा देंगे। बीरबल फिर खुश हो जाता है कि मुझे 2 मूर्ख और मिल गए। तो वो उनको लेकर 3 हो गए, 3 को लेकर जाने लगता है। तो वो अपने घर में उन 3 को छोड़कर बाहर निकलता है और वो सोचता है कि मतलब 3 तो मिल गया, मैं 3 और कहाँ से लेके आऊँ। अब वो जब बाहर अपने घर के जाते हैं तो उनको एक आदमी और मिलता है, वो जमीन में कुछ ढूंढ रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि चलो इनसे बात करी जाए, क्या कर रहे हैं। तो वो उनसे बोलते हैं कि तुम जमीन में ढूंढ क्या रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरी अंगूठी खो गई है, मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी अंगूठी खोई कहाँ थी। तो बोलता है वो अंधेरा है, वहां मेरी अंगूठी खोई थी, यहाँ उजाला है तो मैं अंगूठी अपनी यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो वो फिर खुशी हो जाती कि एक मूर्ख और मिल गया। अब कितने मूर्ख हो गए? 4। अब वो 4 मूर्ख लेकर दरबार में जाते हैं। तो अब मतलब जो अकबर है उनको लगता है कि बीरबल तो इतनी जल्दी मूर्ख लेके आ गया। तो वो बीरबल से बोलते हैं कि क्या मेरे दरबार में मतलब मेरे साम्राज्य में इतने मूर्ख हैं कि तुम एक दिन में 4 लेके आ गए, 6 लेके आ गए। तो बोलते नहीं मैं 4 लेके आया हूँ। तो बोलता है अरे ये तो 4 है, 2 कहाँ है। तो बीरबल उनसे बोलते एक मूर्ख तो मैं स्वयं, क्योंकि मैं इन मूर्खों को ढूंढ के लेके आया हूँ। तो अकबर जो होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो अकबर फिर उनसे कहते हैं चलो 5 तो हो गए, अब एक मूर्ख और बचा। तो बीरबल कहते हैं एक मूर्ख तो आप हैं, क्योंकि आपने मुझे इन मूर्खों को ढूंढने के लिए भेजा। तो अकबर जो है वो खुश हो जाते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं कि मतलब बीरबल को हम कोई भी काम देंगे तो वो चतुराई से हर काम को कर लेगा, लेकिन हमें उन कार्यों पर समय व्यर्थ नहीं करना जो हमारे काम की है। बहुत बढ़िया, अच्छी थी कहानी मूर्खों वाली। और ये भी अच्छा है कि हम भी वैसे मूर्ख ना बने। तो ऐसे टॉपिक के ऊपर या ज्यादा ऐसी चीजों पे भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए जो मूर्ख बना दे, है ना। तो बेसिकली ये है कि अकबर या बीरबल या ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करने का हम लोग का जो मतलब होता है वो मतलब ये नहीं है कि आप लोग उससे क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो। जो भी व्यक्ति यहाँ आके एक बार बोलता है तो उसको ये बात खुद रियलाइज होती होगी कि क्या कर दिया उसने, ठीक है। ये बात खुद वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करता होगा, क्योंकि आप जब भी पर्सनल लेवल पे किसी भी ऑफिसर के साथ में इंटरेक्ट करोगे या जब भी आप इंटरव्यू पैनल में जब भी किसी के सामने बैठे होते हो तो इंटरव्यू पैनल में वहां बैठने से पहले बहुत सारे हेजिटेशन होता है जो बाहर रख के आना पड़ता है ना। अब आप इंटरव्यू पैनल में अगर 100 लोग बैठे हैं, वो आगे पैनल वाला आया बोले बताओ पहले कौन आना चाहता है, तो आपको हमेशा सबसे पहले खुद को तैयार रखना पड़ेगा। वो वेट नहीं करेगा, वो तुरंत कहेगा मेरे पास एक ही वैकेंसी थी, इसने हाथ उठाया आ गया, चलो बाकी 99 बाहर, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं खोनी चाहिए, कभी भी नहीं, ठीक है। एक बार हुआ यही था, अपॉर्चुनिटीज जो लोग खोते हैं वो नुकसान में रहते हैं। एक बार की बात है, बहुत बड़ी एक रिपोर्टर थी, आज के समय में तो वो बड़ी रिपोर्टर नहीं रही, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। तो हुआ ये था कि टेस्ला के मालिक हैं, कौन है टेस्ला के मालिक? एलन मस्क। एलन मस्क का इंटरव्यू ले रही थी और एलन मस्क से बोला कि आपने रातों रात इतना जो है डेवलपमेंट कैसे कर लिया, आप इतने अमीर कैसे बन गए, आप दुनिया के सबसे अमीरों की सूची के अंदर आते हैं, ऐसा कैसे हो गया आपके साथ में। तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खोई थी, ठीक है। तो बोले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खोई थी, इसका क्या मतलब हुआ, आपने कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी पकड़ ली जो आपने नहीं की। उसने बोला अच्छा चलिए इस बात को एक तरफ रखते हैं और एक टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो उन्होंने बोले हाँ, उन्होंने बोला कि मेरे पास में एक ब्लैंक चेक है और मैं ये आपको देता हूँ, आपको जितनी इसमें अमाउंट भरनी है भर दो, ठीक है, कितनी भरोगे भर दो। अब रिपोर्टर ना ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे अमाउंट भर सकती हूँ, सामने पूरा मीडिया देख रहा है, सब इंटरव्यू जा रहा है ऑन एयर, अब नहीं भर सकती। रिस्पेक्ट वाली बात है कि एलन मस्क ने ऑफर दिया है तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, नहीं भर सकती। उसने फिर बोला कि 2-3 बच्चों को और 2-3 बच्चों को और क्या करवा रहे हैं, सामान उड़वा रहे हैं, नहीं भेजो 2-3 बच्चे लोग अच्छे बच्चे हो, सब अच्छे बच्चे। कौन जानना चाहेगा अपॉर्चुनिटी?
बलून बनाने की अपॉर्चुनिटी पहुंच जाना चाहिए। मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी को, बोल दो जिसको आना है वो स्वयं। तुम लोग को भी नहीं करूंगा, आगे क्लास में बैठना चाहो तो बैठ सकते। हाँ, जिसको स्वयं जाना है वो जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। वैसे कॉपरेशन अच्छी चीज है, अगर कॉपरेट करोगे तो बढ़िया होता है। कॉपरेट अच्छी चीज है। बैठने के लिए थोड़ा देखो अपॉर्चुनिटीज की बात आई ना आपने, अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं लेनी चाहिए। तुम लोग यही सोच रहे हो इतना बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं और तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं, तो नुकसान भी हो जाता है। तो दो सीख मिल गई यहाँ पे, उल्टा भी नहीं सीखना, नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था वो रिपोर्टर के सामने उन्होंने जब बोला कि आपको जो है कि हम ये चेक देते हैं, हम ब्लैंक चेक है, जितना भरना है आप इसमें भर दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस पर साइन करके आपका चेक लगवा गया, वो पैसा दिलवा देंगे। रिपोर्टर ने मना किया, बोले नहीं। उसने सेकंड ऑफर दिया, बोले कि चलिए अमाउंट बढ़ा लीजिए, जो मन में आ रहा है वो लिख लीजिए, बोले नहीं। तीसरा ऑफर दिया, एलन मस्क ने चेक उठाया और जेब में रख लिया, बोले बस यही अपॉर्चुनिटीज मैंने नहीं खोई थी। अगर आप इसे अभी साइन अभी अमाउंट भर देती तो शायद आप दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्टर होती, और इतना अमाउंट जिस किसी रिपोर्टर को सालों में नहीं कमाने को मिलता है वो शायद आप कमा चुकी होती। और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ते नहीं हैं। तो कभी भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उसको ग्रैब करना सीखो, और वो आपको पता होता है किसमें फ़ायदा है किसमें नुकसान है, ये दिख रहा होता है कौन सी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी वाली जो थी, किसमें फ़ायदा है किसमें नुकसान है, वो आप लोग इतने सक्षम हो, आपको पता है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ पता होती है। तो ये चीजें ध्यान रखा करिए, कभी भी अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज की मिलती है, क्योंकि हम लोग की क्लासेस बहुत लंबे नहीं होते, बहुत शॉर्ट, 1.5 घंटे में सच बता रहा हूँ कि बहुत टॉपिक कवर नहीं हो पाता है, जितना हो पाता है। और आप लोग का पता है कैपेसिटी लेवल उसके हिसाब से डाउन भी हो जाएगा अगर आप लोग इतने में ही सोच के बैठो कि अरे 1.5 घंटे का क्लास है और 1.5 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। जिसको जानना है जा सकते हो, हो सकता है आपको जब देखिए अभी चलेंगे सब लोग खुलवाएंगे। ऐसी भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है फन वाला, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसी चीजें जो है लाइफ में आपको बहुत मिलेंगी। बोला जाता है कि अपॉर्चुनिटीज नॉक्स एट वंस, सिर्फ एक ही बार नॉक करती। देखो ये लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा लेके आ गए, तो लोग रह गए। अब जो महरूम रह गया वो जा सकता है, प्रैक्टिस हो जाए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी होती है। अगर आपको यहाँ स्टेज पे एक मौका मिल रहा है आके अपने आप को बोलने का, बात करने का, तो ये सब चीजें आपको लॉन्ग टर्म में याद रहती हैं। जैसे आप अपने स्वयं के नोट्स जब बनाते हो तो आपको वो ज्यादा याद रहते हैं एज कम्पेयर टू किसी के पढ़ने से। तो जो चीज आप यहाँ आके एक बार बोलोगे वो चीज आपके माइंड में यहाँ हमेशा रहेगी, आप उसको कभी हटा ही नहीं सकते अपने माइंड से, वो स्टोरी हो या कुछ भी हो। और इसको आप कहाँ यूटिलाइज करोगे आपको भी अभी पता नहीं है, लेकिन करोगे जरूर, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट होते हैं हमेशा। इस बात को ध्यान रखना, एक डॉट दूसरे डॉट से जाके कहाँ कनेक्ट हो जाएगा नहीं बता सकते, लेकिन कनेक्ट जरूर होगा। हो सकता है यहाँ की स्टोरी कहीं और आपको काम आ जाए। इंटरव्यू ले रहा हो, उसने फन वे में कुछ पूछ लिया तो आप फन वे में उसको मैनिपुलेट करके ऐसे ले जा सकते हो, है ना। तो सबसे ज्यादा चीजें ये काम आती हैं आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस में, और एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है कि आप जब एक टॉपिक के ऊपर इस तरीके से व्यक्त कर सकते हो अपने आप को, तो लिखने में है ही क्या फिर। जब मैं बोल ले रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से, तो फिर लिखना तो ऐसे चुटकियों का खेल, तो आप लिख और अच्छा लोगे, लिखने पे भी प्रभाव पड़ेगा इससे। और लिख अच्छा क्यों लोगे, क्योंकि आपको याद है चीजें, अच्छे से आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है तो प्रीलिम्स ऐसे निकल जाएगा। तो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती होती है। तो अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश किया करो। मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं नाम ले लेके बोलूं कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ। अगर मैं बोलूंगा, मैं बोल भी सकता हूँ कि तुम आ जाओ, मुझे पता है कि किसको बुलाना कौन अच्छा बोल लेगा, सब दिखता है, कोई इशू नहीं। एक टीचर यहाँ होता है ना, तो वो सबको ऐसे जज कर लेता है नजरों से, कौन व्यक्ति कैसे कैसे कहाँ पे किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है।
तो सब पता होता है और सबके अंदर वो कुशलता है यहाँ बैठे हर बच्चे के अंदर, ठीक है। अगर नहीं होती तो शायद आप लोग क्लास के बाहर होते, कुछ और कर रहे होते। अगर यहाँ बैठे हो तो सब कैपेबल हो ये करने के लिए। तो जब कैपेबल हो तो वो अपॉर्चुनिटीज क्यों ना अपने हाथों में ली जाए, है ना। तो वो अपॉर्चुनिटीज लो, ठीक। थोड़े टाइम के लिए बिग बॉस का घर बना दो, मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसे करा के, ठीक है। चलो आगे बढ़े जहांगीर की तरफ। वैसे अच्छी न्यूज और बुरी न्यूज दोनों यही है, दोनों क्लास मेरे ही है, दूसरा भी मेरे ही। पता था, जिसको पता था अच्छी बात, जो मजबूर